Hello students, so let us start this lecture. Now in the last lecture we have seen कि हम लोग कैसे नो सॉल्यूशन क्लेम करेंगे, कैसे यूनिक सॉल्यूशन क्लेम करेंगे और कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्लेम करेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नो सॉल्यूशन तो अगर है तो कुछ नहीं लिखना, आपने डायरेक्टली लिख दिया कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट आपका। नाउ यूनिक सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक। सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट केस। तो यूनिक कैसे रहेगा? नाउ यूनिक कब रहेगा? इसका कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए बाई बी इज सेम एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स डू दिस अगेन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा? तो पहले ही आपने चेक कर लिया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंसी सिस्टम का है। ओके, ये आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अभी आप देख रहे हो कि यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन तब रहेगा जब रैंक ऑफ जो हमारा मैट्रिक्स है जो हमने बनाया है दैट इज सेम एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ऐसे है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपका अगर इकोलॉन फॉर्म ऐसे आ गया, से 1 2 3, देन यू हैव 4। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? रैंक शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये यहाँ पे होगा 0, देन यू हैव 1 2 से 5 एंड देन यू हैव 0 0 हियर। कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं और रैंक सेम है, तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा और यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा। लेट्स हैव अ लुक। सिर्फ इतना ही चीज आपका हो सकता है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये लास्ट वाला इक्वेशन हमेशा ही आपको एक वेरिएबल का वैल्यू देगा। यहाँ पे जैसे z आ गया 1, ये z1 आपने पुट किया इनटू द सेकंड इक्वेशन, जो इक्वेशन था y प्लस 2z इज इक्वल टू 5। अभी z को 1 पुट कर दिया तो क्या हो गया? y प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। तो सेकंड इक्वेशन से आपको और एक वेरिएबल मिल गया। अभी ये दोनों y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1 अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? बैक सब्स्टिट्यूशन से लास्ट वाला इक्वेशन आपको लास्ट वाला वेरिएबल देगा, उसके ऊपर वाला और एक वेरिएबल देगा, उसके ऊपर वाला और एक वेरिएबल। अगर ये 10 बाई 10 सिस्टम भी होता तो भी क्या होता है? यही चीज होती। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन काफी आसान है, ये आप लोगों ने बहुत बार किया है पहले ही। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना इज द सिंपलेस्ट ऑफ दीज टू केसेस, यूनिक एंड इनफाइनाइटली। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट केस। अगर मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे तो क्या रहेगा? ये जनरली काफी डिफिकल्ट होता है बच्चों को समझने के लिए, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या है? हमारा कंडीशन क्या रहेगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल ये कैसे दिखेगा? लेट्स हैव अ लुक। कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, वो हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है कि कंसिस्टेंट तो है, मतलब सॉल्यूशन तो है। अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो रैंक लेस होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 आ गया एंड देन आई हैव 5 हियर। अभी रैंक अगर मुझे लेस देन 3 चाहिए तो ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे रैंक कितना है? रैंक इज, रैंक ऑफ ए बी इज 2 विच इज लेस देन 3, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आपके रहेंगे। अभी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। हाँ, मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है रैंक लेस है, सो आई विल कैलकुलेट नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारा क्या आ रहा है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3, रैंक है 2, तो ये आंसर आ गया 1। तो ये जो 1 है, इतने वेरिएबल्स, लेट मी गिव यू इन सिंपल लैंग्वेज, इतने टी आईज हम लोग यूज करेंगे टू राइट अ सॉल्यूशन। टू राइट अ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक। तो लास्ट वाला वेरिएबल जो है, अभी सेकंड वाला इक्वेशन क्या आ रहा है? लेट्स हैव अ लुक। वी हैव y प्लस 2z
इज इक्वल टू 5। ये मेरा सेकेंड, ये मेरा लास्ट वाला इक्वेशन आ रहा है, मतलब जो वैलिड इक्वेशन है वो ये आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, लास्ट वाले वेरिएबल को, कितने वेरिएबल्स को हम लोग टी आईज यूज करेंगे, वन वेरिएबल को इन दिस पर्टिकुलर केस, तो z को हम लोग टी पुट कर देंगे। अगर मैं z को टी पुट करता हूँ तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल हैव y प्लस टू टी इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 माइनस टू टी डिवाइडेड 5 माइनस टू टी, दैट्स इट। तो y भी किसके टर्म में आ गया, t के टर्म में आ गया। दैट्स द थिंग, अगर मैंने z को पुट कर दिया t, तो y भी किसके टर्म में आया, t के टर्म में आया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, मैंने ये इक्वेशन वन में पुट कर दिया, z इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू, क्या आया था मेरा, 5 माइनस टू टी। तो मुझे x भी किसके टर्म में मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ t मिलेगा। सो आई गेट x ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ t। तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज माई फाइनल आंसर इज दिस कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड, एक्स जो भी आया इन टर्म्स ऑफ टी। सो फॉर एग्जाम्पल एक्स आता से 3t+3, अगर ऐसे आता तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, जो भी आएगा वो आएगा, 5 - 2t एंड दिस इज t एंड t बिलोंग्स टू, t इज अ, आप क्या लिखोगे इसके बाद, t इज अ रियल नंबर। t क्या होगा यहाँ पे, t इज अ रियल नंबर। सॉरी, let's write it here that t is रियल नंबर। तो t की जगह पे कोई भी रियल नंबर डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने t की जगह पे वन डाल दिया, तो ये क्या होगा, t की जगह पे वन है तो 3+3 दैट विल बी 6, 5 - 2 दैट विल बी 3, दिस इज 1। t की जगह पे जीरो डाल दिया, सो दिस विल बी 3, 5 एंड 0। ये सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल। सो लेट अस डू दिस अगेन, इनफिनिट सॉल्यूशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। हमें पता है इनफिनिट सॉल्यूशन तब रहेंगे जब रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है तो हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक कर लिया, वो जो भी नंबर आया उतने वेरिएबल को हम लोग टी पुट करेंगे, टी पुट करेंगे या फिर T1 T2 पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 - 2 1 आया तो हमने टी पुट किया। अगर मेरा रैंक यहाँ पे रैंक अगर वन होता, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता और ये भी जीरो होता, अगर ऐसे होता तो मेरा रैंक कितना आता, वन आता। तो मैं कितने वेरिएबल्स को T1 T2 पुट करता, 3 - 1, माई रैंक विल बी वन इन दैट केस। तो मेरा यहाँ पे टू आ जाता, तो मैं z को T1 पुट करता। इन दैट केस व्हाट आई डू इज, आई एम राइटिंग इट हियर, मैं z को T1 पुट करता और y को T2 पुट करता, and I'll put y as, sorry, T2। ओके, तो z को T1 पुट करता, y को T2 पुट करता और x किसके टर्म में आता, मेरा x आ जाता इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। तो कितने वेरिएबल्स यूज होंगे ये यहाँ से पता चलेगा। आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए बी कर लिया, तो T1 यूज करना है, T2 यूज करना है, क्या करना है ये यहाँ से पता चलेगा आपको। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इनफिनिट सॉल्यूशन। अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम फॉलोइंग, और आई एम गोइंग टू गिव यू सम सिस्टम्स इन इकोलॉन फॉर्म इटसेल्फ। तो आपको डिसाइड करना है कि इसको कितने सॉल्यूशंस है और आप क्या क्या यूज करोगे, T1 T2 Tn कितने यूज करोगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट प्रॉपर्ली। यूनिक सॉल्यूशन तो काफी आसान है, हर किसी को आ जाएगा। इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो भी सिस्टम आएगा दैट विल बी 3 by 3 सिस्टम, ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 या 4 वेरिएबल्स या इक्वेशंस हो सकते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं रहेगा, बिकॉज मैन्युअली आपको उसको सॉल्व करना है विद इन द मैटर ऑफ 10 to 15 minutes। So let's have a look. For example, now if I am getting it this way, 1 2 3 4 and this is 0 0 0, all others are 0, तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूं। अभी मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, मेरा रैंक कितना है, 1, तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, तो मैं लास्ट वाला वेरिएबल जो है प्रेफरेबली, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट वाले वेरिएबल को T1 पुट करूं, y को T2 पुट करूं एंड x, मेरा पहला वाला इक्वेशन क्या है, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4। अभी मैंने इसको किया, z इज इक्वल टू T1, y को T2 किया, तो मेरा इक्वेशन बनेगा x + 2 T2 + 3 T1 इज इक्वल टू 4। तो x आ गया इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 एज 4 - 2 T2 - 3 T1, दैट्स इट। तो ये आपका x आ गया। तो आपको फाइनली इसको कॉलम फॉर्म में लिखना है कि x/z इज इक्वल टू जो भी x आया, जो भी y आया, जो भी z आया, इस तरीके से आप लोग इसको प्रोसीड करो।
और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर मेरे ऐसे कुछ आ गया 0 1 2, ये आ गया 4, नाउ ऑल द रोज आर 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 0 0 0। अभी मेरा रैंक मेरे वेरिएबल कितने हैं? 3। पे वेरी क्लोज अटेंशन, देयर आर 3 कॉलम्स बिफोर दिस वर्टिकल लाइन। मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, मेरा रैंक कितना है? 1। तो मुझे दो वेरिएबल को T1 एंड T2 में यूज करने वाला। नाउ लेट्स हैव अ लुक, आपका पहला इक्वेशन क्या बन रहा है? इट इज y+2z इज इक्वल टू 4। अगर आपने z को T1 पुट कर दिया एज विद द प्रीवियस केस, तो मेरा y, कैन माई y बी T2? नहीं, ये मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा। पे वेरी क्लोज अटेंशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन मेरा y आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा y+z को अगर मैं T1 पुट कर रहा हूँ तो मेरा इक्वेशन बन रहा है y+2T1 इज इक्वल टू 4। तो y आ गया 4 - 2T1। तो y भी किसके टर्म में आया? T1 के टर्म में आया। पर मुझे तो पता है कि मुझे T1 एंड T2 यूज करने हैं। तो कौन सा वेरिएबल बचा है मेरे पास? x वेरिएबल बचा है, मैं x को बोलूंगा T2। वेरी क्लोज अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि T1 एंड T2 यूज हो। तो मैं ब्लाइंडली उसको डायरेक्टली पुट नहीं करूंगा कि z इज T1 एंड y इज T2 ऑलवेज। z को T1 पुट करने के बाद मेरे इक्वेशन से y भी T1 के टर्म में ही आ रहा है, तो मैं उसको T2 नहीं बोल सकता। मेरे इक्वेशन में x है ही नहीं। तो मुझे ऐसे बहुत बार ऐसे लगता है कि x जीरो है। x जीरो नहीं है, आपको पता है कि z T1 पुट किया तो y T1 के ही टर्म में आ रहा है, पर आपको तो T1 एंड T2 यूज करने थे। तो बचा हुआ वेरिएबल रहेगा T2। और यहाँ पे T1 T2 क्या है? T1 T2 आर रियल नंबर्स, यू नीड टू मेंशन दैट ऑल द टाइम। T1 एंड T2 आर रियल नंबर्स। लेट अस गो फॉर वन मोर केस। तो ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती है, तो ये ब्लाइंडली फॉलो करने वाला चीज है नहीं, आपको अच्छे से देख के करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है बेसिकली। नाउ इफ आई हैव, इमेजिन दिस, इफ आई हैव, this is 1 2, uh, let's do it this way, 1 2 0, this is 0 0 0 0 0, and I'm getting it as 0 0 0 suppose। अभी यहाँ पे आप लोग लास्ट वाला इक्वेशन देखोगे, रैंक कितना है मेरा? कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। रैंक कितना है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3, रैंक है 2। तो एक वेरिएबल मेरा हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी, मुझे सिर्फ टी यूज करना है एक ही। तो मैं ब्लाइंडली जेड को टी पुट नहीं करूँ, क्योंकि लास्ट वाले इक्वेशन से दिस इज रॉन्ग। लास्ट वाले इक्वेशन से मुझे मिल रहा है 5z = 0, तो इससे मुझे z का स्पेसिफिक वैल्यू मिल रहा है, z = 0। तो z = 0, दिस इज करेक्ट। पर मुझे पता है कि एक वेरिएबल को तो टी यूज करना है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है x+2y = 0। इसमें मैं y को टी पुट कर दूंगा, तो मुझे x मिल जाएगा -2। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है स्पेसिफिकली। ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री थिंग्स प्रॉपरली। ये वापस 4 बार देख लेना कि ये आपको अच्छे से समझ में आया है कि कब मैं T1 किसको बोलूंगा, किसको नहीं बोलूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर concluding whether the system has no solution, unique solution, infinitely many solutions, और infinitely many solutions में मैं कैसे लिखूंगा, किसके टर्म्स में लिखूंगा, सिर्फ टी के टर्म में, सिर्फ T1 T2 के टर्म में, या किसके टर्म्स में लिखूंगा, और किसको मैं टी बोलूंगा, किसको मैं T1 T2 बोलूंगा। जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लास्ट वाले इक्वेशन को हम लोग T1 बोल देंगे या टी बोल देंगे, या फिर T1 T2 बोल देंगे लास्ट वाले। पर उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ब्लाइंड चीज नहीं है कि हमेशा वही करना है। तो सोचने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप टी किसको बोल रहे हो, आप T1 T2 किसको बोल रहे हो। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर राइट। ओके, सो एज्यूमिंग नाउ कि आप लोगों को ये पता चल गया कि इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होगा, कुछ ट्रिकी चीजें कैसे आप लोग हैंडल करोगे। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये ब्लाइंडली फॉलो करने वाली चीज नहीं है, सोचना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है तो आपको हमेशा ही वहां पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन विथ वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। तो ये लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या है? लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा? क्वेश्चन में आपको कुछ वेक्टर्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल v1 इज 1 2 3 4, v2 इज -1 1 2 3, v3 इज कुछ आपको दिया जाएगा। ओके, सो -1 5 6 7 समथिंग लाइक दैट, कुछ वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे।
और आपको चेक करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट विल डू इज विल फॉर्म अ होमोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम मतलब, तो वी हैव होमोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसका राइट हैंड साइड पूरा जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब क्या? ये पूरा जीरो 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 है, सारे इक्वेशन के राइट हैंड साइड जीरो है, उसको बोलेंगे होमोजेनस सिस्टम। जिसके नहीं है उसको बोलेंगे नॉन होमोजेनस सिस्टम। ओके, तो हम लोग होमोजेनस सिस्टम बनाएंगे। कौन सा होमोजेनस सिस्टम बनाएंगे? लेट्स हैव अ लुक। आपने V1 को लिख दिया एज अ कॉलम। V1 क्या था आपका? 1 2 3 4 था, तो उसको आपने कॉलम लिख दिया 1 2 3 4। V2 को लिख दिया कॉलम -1 1 2 एंड 3। V3 को आपने लिख दिया -1 5 6 एंड 7। और ये होमोजेनस सिस्टम बनाना है, तीनों वेक्टर्स हो गए। 4 वेक्टर होते तो और एक कॉलम आता, 10 वेक्टर होते तो 10 कॉलम आता। और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या है? 0 0 0 0। ये बन गया सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? पहले इसको जीरो करेंगे, उसके बाद इसको जीरो करेंगे, उसके बाद इसको जीरो करेंगे, उसके बाद इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, एंड देन विल हैव इसको जीरो करेंगे। ठीक है, ये राइट हैंड साइड तो हमेशा जीरो ही रहेगा। कोई भी ऑपरेशन आप कर लो, जीरो तो जीरो में ही कन्वर्ट होगा, किसी और नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, ये होने के बाद वी विल कंक्लूड। तो ये होमोजेनस सिस्टम है। अगर मेरे पास होमोजेनस सिस्टम, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होमोजेनस सिस्टम को दो ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट। तो होमोजेनस सिस्टम में नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं आता, क्योंकि पे वेरी क्लोज अटेंशन। मेरा पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं हर इक्वेशन में x को जीरो पुट करूँ, y को जीरो पुट करूँ, z को जीरो पुट करूँ, या जितने भी वेरिएबल्स है सबको जीरो पुट करूँ, तो मेरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दूसरा सेटिस्फाई होगा, सब सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो x इज जीरो, ऑल द वेरिएबल्स आर जीरो, दैट इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर अ होमोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनस सिस्टम में या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो क्या है? वो यूनिक सॉल्यूशन यही रहेगा कि सारे वेरिएबल जीरो है। 3 वेरिएबल है तो तीन, 4 है तो 4 वेरिएबल्स, वो सारे के सारे जीरो। ओके, नाउ इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे, तो आप वो सॉल्यूशन निकालोगे कि क्या है। तो सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल, आपके 3 वेरिएबल्स है। ये 3 वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड आप हमेशा लिखोगे C1 C2 C3 C4 के टर्म। अगर ये लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम है तो एक्स वाई जेड यूज नहीं करोगे, आप लोग क्या बोलोगे? C1 C2 C3, ये वेरिएबल्स आप लोग यूज करो। तो C1 C2 C3 किसके टर्म में आएंगे अगर इनफाइनाइट है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये किसके टर्म में आएंगे, या तो सिर्फ टी के टर्म में आएंगे या फिर T1 एंड T2 के टर्म में। ये आपका चीज है, आपको क्या निकालना है? C1 एंड C2 निकालना है। फाइन। और अगर आपको रिलेशनशिप पूछते हैं, डिपेंडेंस अगर रहेगा तो रिलेशनशिप पूछते हैं, तो रिलेशनशिप हमेशा ये होता है, इफ डिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट कब बोलेंगे ये देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन अगर रहेगा तो इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा। और अगर इनफाइनाइट रहेगा तो डिपेंडेंट रहेगा। तो मेरे पास डिपेंडेंट है। तो अगर डिपेंडेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट के बाद अगर आपको पूछा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो हमारा रिलेशनशिप रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, जितने भी वेक्टर्स दिए आपको, इज इक्वल टू जीरो। तो C1 जो भी आया इन टर्म्स ऑफ टी या T1 T2 यहाँ पे लिखोगे, C2 जो भी आया, C3 जो भी आया, वो सिर्फ यहाँ पे पुट करना है, V1 V2 V3 पुट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि ये आया होता T-3, ये आया होता T-5 और ये आया होता T। तो आपका इक्वेशन कैसे दिखता? T-3 टाइम्स V1 प्लस T-5 टाइम्स V2 प्लस T टाइम्स V3 is equal to 0 is the relationship between V1, V2 and V3. This is what you will write. Is that clear? तो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन क्या है? वेक्टर्स आपको दिए हैं, वेक्टर्स देने के बाद आपने क्या किया? स्टेप 1 में होमोजेनस सिस्टम बनाया, उसके बाद उसको सॉल्व किया, जैसे हम लोग हमेशा सिस्टम सॉल्व करते हैं। होमोजेनस सिस्टम है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो बाय डिफॉल्ट C1 इज जीरो, C2 इज जीरो, C3 इज जीरो, ऐसे आपको मिलेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो हम लोग उसको, वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो हम लोग उनको डिपेंडेंट बोलेंगे, डिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। ओके, और अगर रिलेशन डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए बोला तो ये इक्वेशन आप लोग लिखोगे C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अगर 4 वेक्टर होते तो प्लस C4 V4 प्लस C5 V5 इज इक्वल टू
जीरो। और इसमें आप जो भी आपका सोल्यूशन आया है वो डालोगे, ये आपका फाइनल स्टेप रहा है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस आप लोग कैसे। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 4 मार्क के लिए इन ईयर एग्जामिनेशन। तो सिस्टम ही सॉल्व करना है, सिर्फ सिस्टम को बनाना है। पहले हम लोगों को रेडीमेड सिस्टम दिया जा रहा था, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के प्रॉब्लम में आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम बनाओगे आप? होमोजेनस सिस्टम बनाओगे। डायरेक्टली यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारा जो यूजुअल प्रोसेस है उसको इक्लॉन फॉर्म में लाओ और उसके बाद कंक्लूड करो। तो आपका कंक्लूजन फाइनली आना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। यूनिक सोल्यूशन है तो C1 जीरो मिलेगा, C2 जीरो मिलेगा, C3 जीरो मिलेगा, सारे C1 C2 C3 C4 जितने भी है जीरो मिलेंगे। आप बोलोगे इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स। अगर आपको इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है आप बोलोगे डिपेंडेंट है वेक्टर। वो C1 C2 C3 C4 टी के टर्म में या T1 T2 के टर्म में आप लोग निकालोगे और इस इक्वेशन में डाल के रिलेशनशिप, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विथ वन मोर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम में इन जनरल आता है। सो लेट्स हैव अ लुक। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वाला। ओके, समटाइम्स नाउ इमेजिन कि आपका कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम कुछ ऐसे 1 2 3 5 0, let's not take 0, let us say -1 2 3, then 2 3 k, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया μ -10। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वट एवर यू हैव डन टिल नाउ एंड दिस सिस्टम? अब तक जो किया उसमें और ये सिस्टम में क्या फर्क है? देर आर अननोन्स k एंड म्यू इन्वॉल्व। पहले तो आपके हमेशा नंबर्स हुआ करते थे और आप क्या करते थे? सिस्टम को सॉल्व करते थे। यहाँ पे आपके पास k एंड म्यू है और आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि नो सॉल्यूशन कब रहेगा इस सिस्टम? इस सिस्टम को नो सॉल्यूशन कब रहेगा? इस सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा? इस सिस्टम को इनफाइनाइट सॉल्यूशन? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। और जब नो सॉल्यूशन है तो आपने बोलना है कि नो सॉल्यूशन ये केस पे रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन जिस केस पे रहेगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है फाइंड। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिस केस पे रहेगा वो आपको फाइंड आउट कर। ओके, तो कौन से नो सॉल्यूशन है तो डायरेक्टली क्लेम कर दिया इस के लिए, इस म्यू के लिए आपका नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो के एंड म्यू को क्लेम कर दिया और फाइंड करने के लिए बोला तो फाइंड करोगे। इनफाइनाइट के लिए भी सेम चीज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा जैसे आप लोग सिस्टम को सॉल्व करोगे। तो आपने क्या करना है? इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, उसके बाद इसको जीरो करोगे। ये करते टाइम पे क्या होगा? फर्स्ट रो तो आपका कभी मतलब चेंज नहीं होगा। नाउ सेकंड रो में सपोज ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये एंट्री चेंज हो जाएंगी। सपोज ये हो गया सेवन। और जब थर्ड रो का ऑपरेशन कर रहे हो तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने R3 + R1 किया होता, के क्या बन जाता? K+3 बन जाता। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आपने R3 + R1 किया होता तो के में R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता। तो ये जो के है इसमें भी करस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस होंगे और वो चेंज हो। लेट अस अज्यूम कि ये आ गया K-15। सिमिलरली म्यू का भी जो एंट्री है वो चेंज हो जाएगा। सपोज ये आ गया μ-17 समथिंग लाइक दैट, तो चेंज आएगा। तो आप जो ऑपरेशन कर रहे हो वो के को नंबर समझ के कर, कि आपको के में 3 ऐड करना है तो के की जगह पे K+3 आ जाएगा। के में 2 × 3 माइनस करना है तो K-6 आ जाएगा। म्यू में 5 ऐड करना है, ये टर्म में 5 ऐड करना है तो μ-10 + 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो कैलकुलेशन तो आपके वही रहेंगे। के एंड म्यू के ऊपर भी आप लोग कैलकुलेट करोगे। आई रिपीट, के एंड म्यू के लिए भी आप लोग एज ए नंबर कैलकुलेट करोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होगा? तो आपका इक्लॉन फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो इमेजिन कि आपका इक्लॉन फॉर्म आ गया। सपोज आपका इक्लॉन फॉर्म कुछ ऐसे आ गया। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। 5 से दिस इज 0 - 1 3 7, दिस इज से 0 0, वही ले लेते हैं इक्लॉन फॉर्म। सपोज ये आ गया ऑपरेशन करने के बाद, तो नो सॉल्यूशन कब रहेगा? नो सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये जीरो कब रहेगा? तो K-15 जीरो होना चाहिए एंड μ-17 जीरो नहीं होना चाहिए। तो K-15 जीरो कब होगा? जब K 15 है एंड
म्यू 17 नहीं। तो आप आसानी से देखोगे उसको कि मुझे कॉन्ट्रडिक्शन कब मिलेगा, तो ये जीरो होना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए के 15 होना चाहिए एंड म्यू नॉट इक्वल टू 17 होना चाहिए। इन दैट केस तो के 15 रहेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 17 रहेगा, 17 छोड़ के कुछ भी रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा और मुझे नो सोल्यूशन। अगर मुझे यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं मिलना चाहिए, तो k-15 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन के लिए रैंक कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इतने होने चाहिए। वो कब होगा, जब ये k-15 नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ही आपका रैंक 3 आएगा, एज इक्वल एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो k-15 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। म्यू के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, तो म्यू के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, एनी म्यू। क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है और ये जीरो भी आ गया, जीरो नहीं आया तो भी चलेगा, जीरो आया तो भी चलेगा, लास्ट वाली वेरिएबल से आपको हमेशा ही लास्ट वाली इक्वेशन से आपको हमेशा ही एक वेरिएबल मिलेगा, उसको ऊपर पुट करोगे दूसरा वेरिएबल मिलेगा, उनको ऊपर पुट करोगे तीसरा वेरिएबल। दैट्स द आइडिया। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका रैंक कम आना चाहिए, रैंक शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो रैंक कितना है अभी इसमें, अगर मुझे रैंक शुड बी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आना चाहिए, तो मेरा रैंक कितना आएगा, 2 आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे 3। तो इसका मतलब ये k-15 भी जीरो होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस डिस्कशन। k-15 भी जीरो होना चाहिए एंड म्यू-17 भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब जाके ये पूरा रो जीरो होगा, फिर आपका रैंक कितना आएगा, 2 आएगा, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जब होगा तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आपको फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विद की एंड म्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन की, कोई सिस्टम दे दिया जिसमें के है, म्यू है, या सिर्फ के है, या सिर्फ दो वेरिएबल ही है कोई दिए हुए, वो कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उनको देख के आपको अपना मेथडोलॉजी चेंज नहीं करना है, आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप लोग नंबर्स के सिस्टम के साथ काम करते हैं। सिर्फ फाइनल जब आपका इक्लोन फॉर्म आएगा जिसमें वो वेरिएबल्स वापस रहेंगे के एंड, सिर्फ उनमें चेंज आ जाएगा क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ऑपरेशन हो चुका है। उनको नंबर के जैसा ही ट्रीट कीजिए और उसके बाद जो भी ऑपरेशन उनके ऊपर हुआ है उसको कैरी आउट कीजिए। और फाइनली जब आपका इक्लोन फॉर्म आएगा उसको अच्छे से देखिए कि मुझे कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए मतलब क्या चाहिए। सो दिस इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वर्टिकल लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला एक पूरा चीज जीरो होना चाहिए और राइट हैंड साइड में नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरा रैंक उतना ही आना चाहिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो फिर मेरा क्या केस आ रहा है, इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए मेरा रैंक कम आना चाहिए, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा वो के एंड म्यू के टर्म के साथ। ये कॉमन सेंस है, ये पजल हो। ओके, आप एग्जाम हॉल में बैठ के उसको सोचोगे कि क्या करने के बाद मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा एंड लाइकवाइज आप के का एंड म्यू का वैल्यू स्पेसिफाई करो। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया। अगर समझ में नहीं आ रहा है ये, तो वापस ये रिवाइंड करके वापस सुन लेना, बट मेक श्योर यू गेट द आइडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, जस्ट अ सेकंड।